हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर जो कि है लाइफ प्रोसेसेस। ये क्लास 10th की साइंस बुक का चैप्टर नंबर 5 है। इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन कवर किया है लाइफ प्रोसेसेस का। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं अगला टॉपिक जो कि है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बारे में मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होती है जिसमें आप एनर्जी सोर्स क्या है? फूड को आप आउटसाइड से लेते हो और इनटेक करते हो फूड का, और कन्वर्ट करते हो यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी, और वो यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी अल्टीमेटली यूज होती है टू फुलफिल द डिमांड ऑफ योर बॉडी। तो न्यूट्रिशन अब हम स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन में दो डेफिनेशन बहुत बड़ी है जो मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती हैं। वन इज ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं एंड अदर इज हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं। ऑटोमेटिक मतलब जो अपने आप काम करते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। ऑटोट्रॉफ्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच कैन मेक देयर ओन फूड। और हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ये अपना खाना खुद नहीं बना पाते, ये अपने फूड के लिए ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल क्या आएंगे? ऑटोट्रॉफ में एग्जाम्पल आएंगे प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। प्लांट्स हमें पता है अपना खाना खुद बना लेता है, राइट? तो और हेटेरोट्रॉफ्स में हम कौन कौन आते हैं? एनिमल्स, फंगस, ये अपने खाने के लिए ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड होते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती है। ऑटो मीनिंग सेल्फ एंड ट्रॉफिक मीनिंग न्यूट्रिशन। Autotrophic nutrition is a process in which an organism prepares its own food from simple inorganic materials like water, mineral salt, and carbon dioxide in the presence of sunlight. And heterotrophic nutrition is mode of nutrition where organisms directly or indirectly depend on autotrophs for food. They are called as heterotrophs. They cannot prepare their own food. तो जो heterotrophs है वो autotrophs से खाना लेते हैं, और ये जो फूड होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। ये जो फूड होता है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। ये कन्वर्ट होता है सिंपल यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी, सिंपल यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और इसके कन्वर्शन के लिए हमारी बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन चल रही होती है, और ये केमिकल रिएक्शन कौन कैटालाइज करता है? एंजाइम्स। इस एंजाइम्स को हम कई बार कहते हैं बायोकैटालिस्ट। जैसे आपको पता होगा कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शंस में यूज किया जाते हैं टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। तो हमारी बॉडी में जो रिएक्शन चल रही है, एंजाइम बायोकैटालिस्ट का रोल प्ले करता है। मतलब हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शन चल रही है उसमें एंजाइम का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अब हम पढ़ते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। जो ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी कार्बन और एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं दे टेक सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इन द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं? दे टेक substances from the outside and converted them in the stored form of energy. तो सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड कौन कौन से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कन्वर्ट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कन्वर्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, जो कि एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है।
स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या क्यों कहा गया है? जब भी प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, तो ये जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट होता है ना, यहाँ से वो एनर्जी लेता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म टेक सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इन द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये सब्सटेंस कौन से होते हैं आउटसाइड के? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होते हैं कन्वर्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ये पूरी रिएक्शन क्या है? पूरी रिएक्शन में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट और कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज C6H12O6, ये फार्मूला है। और साथ ही साथ ये एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और वाटर प्रोड्यूस होता है इसमें। ये C6H12O6 इसको कहते हैं ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो होता है बाद में कन्वर्ट होता है स्टार्च में। तो ये जो स्टार्च होता है ना, ये स्टोर्ड होता है प्लांट में। जो मैंने बात की थी ना कार्बोहाइड्रेट, ये स्टार्च है वो वाला कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर्ड होता है प्लांट में। और जब भी प्लांट को जरूरत होती है, इस स्टार्च को ब्रेक डाउन करके वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और ग्लूकोज से एनर्जी लेता है। ठीक है, तो प्लांट के केस में स्टार्च होता है स्टोर्ड। एनिमल के केसेस में भी स्टोरेज होती है। जब हम एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं ना, तो हमारे बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट जमता है वो स्टोर होता है, वो होता है उसे कहते हैं ग्लाइकोजन। प्लांट के केस में स्टार्च, एनिमल के केस में ग्लाइकोजन। तो ये है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस और ऑटोट्रॉफ कैसे अपना खाना बनाते हैं। तो अब हम इस प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। ये प्रोसेस कैसे होती है? जो क्लोरोफिल होता है, ये क्लोरोफिल सनलाइट से एनर्जी लेता है। ठीक है, जब ये एनर्जी लेता है सनलाइट की, ये एनर्जी कन्वर्टेड होती है केमिकल एनर्जी में। और ये जो केमिकल एनर्जी है, ये ब्रेक डाउन करती है वाटर को हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन होता है, ये रिडक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड की ग्लूकोज में। तो पहला स्टेप क्या है? आपका जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट से एनर्जी लेगा, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है, जो क्लोरोफिल है वो इस सनलाइट की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके वाटर का ब्रेकडाउन करेगा। वाटर का ब्रेकडाउन करेगा किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और थर्ड स्टेप है, ये जो हाइड्रोजन है ये रिडक्शन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड की ग्लूकोज में। तो फाइनली आपको ग्लूकोज मिल जाएगा। तो ये जो स्टेप होते हैं ये एकदम स्टेप नहीं होते हैं। मतलब पहला स्टेप हुआ तो सडनली दूसरा स्टेप हो गया, सडनली तीसरा स्टेप हो गया, ऐसा नहीं होता। जैसे कुछ डिजर्ट प्लांट होते हैं ना, वो रात को ये सब्सटेंसेस गेन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ये रात को कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, फिर दिन का समय आता है तो ये दिन के समय में सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये फूड बनाते हैं। तो ये प्रोसेस एकदम से नहीं होता। आप सभी को ही पता है, जो प्लांट्स होते हैं रात को कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और दिन के समय ये खाना बनाते हैं अपना कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम प्लांट के कंपोनेंट के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक्सचेंज कहाँ पे होता है। ठीक है, तो जैसे ये एक लीफ है प्लांट की, ये एक लीफ है। तो प्लांट की इस लीफ में एक आप लाइन गुजरते हुए देखेंगे, इसे कहते हैं मिडरी। और इससे कई बार ऐसे ऐसे रेज निकलते हुए देखेंगे, इसे कहेंगे वेन। और इस मिडरी में होता है फ्लोएम एंड जाइलम। इस फ्लोएम और जाइलम का वर्क होता है ट्रांसपोर्टेशन में। इसे प्लांट का वेस्कुलर बंडल भी कहा जाता है। जैसे हमारे में ब्लड वेसल होती है ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, प्लांट में फ्लोएम और जाइलम होते हैं वाटर की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टेशन के लिए और अदर मिनरल कंपोनेंट्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लांट फ्लोएम और जाइलम का यूज करता है। तो ये प्लांट के वेस्कुलर बंडल है। जब आप प्लांट की लीफ का डाइसेक्शन करोगे, सेक्शन करोगे, तो आपको ये पार्ट मिलेगा। तो सबसे पहले
आपको मैं बता दूं डर्मिस क्या होता है। डर्मिस सबको समझिए स्किन, जैसे ये हमारी स्किन है, इसे कहेंगे डर्मिस। इसके अपर वाले पार्ट को कहेंगे, स्किन के अपर पार्ट को कहेंगे एपिडर्मिस, और स्किन के लोअर वाले पार्ट को कहेंगे एंडोडर्मिस। तो प्लांट में भी स्किन होती है, तो प्लांट के अपर स्किन को कहेंगे अपर एपिडर्मिस। ठीक है, तो अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक आप लेयर देखेंगे, वो वैक्स की लेयर होती है। ठीक, तो अपर एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे आपको थोड़े सेल दिखाई देंगे। सेल, ये एक सेल है। इस सेल में आप ग्रीन डॉट्स देखेंगे, ग्रीन डॉट्स, और इस ग्रीन डॉट्स को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्लांट में लीफ पे पाया जाता है, और ये ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर का क्यों होता है? क्योंकि इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और इसके जस्ट नीचे होती है लोअर एपिडर्मिस लेयर। ओके, तो आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखने वाली है कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट लीफ पे प्रेजेंट होता है। अपर एपिडर्मिस लेयर के नीचे जो सेल होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और ये ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर का क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। क्लोरोफिल, मैंने ये डॉट मार के क्लोरोफिल दिखाया हुआ है, और ये जो क्लोरोफिल होती है इसका रंग होता है ग्रीन। ठीक है, तो अब ये पूरा का पूरा जो क्लोरोप्लास्ट है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है स्टोमेटा पे। स्टोमेटा का काम क्या होता है? स्टोमेटा से बहुत सारी गैस का एक्सचेंज होता है। तो आपको बता दूं पहले, क्लोरोफिल का आपको रोल पता है। क्लोरोफिल सनलाइट से एनर्जी लेता है, और उस एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और ब्रेक डाउन करता है वाटर का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ये हम पढ़ चुके हैं क्लोरोफिल का रोल। तो अब ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है स्टोमेटा पे। प्लांट अपने एनर्जी सोर्स बनाने के लिए क्या यूज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये गैसियस का एक्सचेंज कहाँ पे होता है? ये गैसियस का एक्सचेंज होता है स्टोमेटा में। ये है स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो ये जो दो सेल देख रहे हैं इन्हें कहते हैं गार्ड सेल। इस गार्ड सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है ये क्लोरोप्लास्ट। जब ये गार्ड सेल जब ये गार्ड सेल ओपन होते हैं जब ये गार्ड सेल ओपन होते हैं तो इनके बीच में बनता है स्टोमेटल पोर्स। अब क्वेश्चन है, ये गार्ड सेल कब ओपन होते हैं और कब बंद होते हैं? तो पहला आपको स्टोमेटा का फंक्शनिंग पता चल गई। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, और वाटर भी इसी में से ही अंदर बाहर आता जाता है। तो अब ये गार्ड सेल कब ओपन होते हैं और कब क्लोज होते हैं? देखिए, जब प्लांट को कार्बोहाइड्रेट्स बनाना होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेता है। जब उसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करनी होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ही कार्बोहाइड्रेट बनता है, जब उसको कार्बोहाइड्रेट बनाना होता है तो ये गार्ड सेल ओपन हो जाते हैं। और ये ओपन कैसे होते हैं? जो वाटर रहता है ना, वाटर, ये गार्ड सेल जो होते हैं ना, गार्ड सेल, ये वाटर को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, और जैसे अब्सॉर्ब करते हैं ये गार्ड सेल थोड़े स्वेल हो जाते हैं। जैसी स्वेलिंग होगी गार्ड सेल ओपन हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही क्या होता है, अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो चुकी है, एक्सेस अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट प्लांट बना चुका है, तो प्लांट क्या करेगा? एनवायरनमेंट में वाटर को छोड़ देगा, और जैसे ही वाटर को छोड़ेगा गार्ड सेल जो होंगे वो श्रिंक हो जाएंगे, तो ये श्रिंक होके क्लोज हो जाएंगे। तो वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ गार्ड सेल। और कब ये गार्ड सेल ओपन और क्लोज होते हैं ये डिपेंड करता है कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस चाहिए या नहीं। जैसे ही प्लांट में कार्बोहाइड्रेट कम होगा गार्ड सेल में वाटर जाएगा और गार्ड सेल ओपन हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी, और जैसे ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी वाटर एनवायरनमेंट में छूट जाएगा और ये स्टोमेटल पोर बंद हो जाएगा और गार्ड सेल श्रिंक हो जाएंगे और स्टोमेटल पोर बंद हो जाएगा। तो ये जो दो प्रोसेस है, क्लोरोफिल
जो सनलाइट को अब्जॉर्ब करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट होती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्बेंस होती है वो होती है स्टोमेटा पे, और जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो गार्ड सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही नहीं अब्जॉर्ब करता प्लांट्स। प्लांट्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन भी लेते हैं, मिनरल्स भी लेते हैं। और ये कहाँ से लेते हैं? जमीन से लेते हैं, जमीन से। तो जो रूट्स होती है ना, रूट्स प्लांट की, वो अब्जॉर्ब करती हैं ये मिनरल्स, विटामिन्स। तो जैसे हमें पता है नाइट्रोजन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है प्रोटीन बनाने के लिए। तो ये नाइट्रोजन कहाँ से लेता है प्लांट? जमीन से लेता है, बाय रूट, रूट से लेता है। रूट हेल्प करता है जमीन से नाइट्रोजन लेने के लिए। और नाइट्रोजन एज इट इज एलिमेंट की फॉर्म में नहीं आता, जमीन के अंदर नाइट्रेट्स होते हैं, नाइट्राइट्स होते हैं, वहां से ये नाइट्रोजन लेता है। और कई बार प्लांट की अगर आप रूट्स में देखेंगे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया भी प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, वो एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन लेते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और अल्टीमेटली प्लांट्स को प्रोटीन देते हैं। मोस्टली दालों वाले प्लांट में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो हम एक्टिविटी करते हैं जो एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है, एक्टिविटी नंबर 5.1। तो इसमें क्या कहा है उन्होंने, आपको 2 प्लांट लेने हैं। उस 2 प्लांट को 3 या 4 दिन डार्क रूम में रखना है। डार्क रूम में क्यों रखना है? क्योंकि अगर आप डार्क रूम में रखोगे तो प्लांट को लाइट नहीं मिलेगी और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगी, तो प्लांट अपना फूड नहीं बना पाएगा। और जब फूड नहीं बना पाएगा तो जितना भी स्टोर्ड फूड होगा प्लांट के अंदर वो सारा का सारा प्लांट कंज्यूम कर लेगा और सारा स्टोर्ड फूड खत्म हो जाएगा। अब वो कहते हैं कि इस प्लांट को अब आप वापस सनलाइट में रखिए। तो जैसे ही आप सनलाइट में रखेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी। अब वो कहते हैं कि इस लीफ को तोड़ लीजिए। लीफ को तोड़ के आप नोटिस करेंगे कि कुछ कुछ पोर्शन में ग्रीन पोर्शन आ चुका है, तो और कुछ पोर्शन में हल्का ग्रीन है, कुछ में डार्क ग्रीन है। तो उनको चेक करना है कि ये जो डार्क ग्रीन पोर्शन हो रखा है इसी में ही फूड जो है स्टोर्ड है, मतलब स्टार्च स्टोर्ड है या नहीं। तो उन्होंने क्या किया, अब इस लीफ को लिया, इसका एक ट्रेस बना लिया। अब इस लीफ को उन्होंने पहले तो गर्म पानी में गर्म किया और फिर अल्कोहल में गर्म किया। ये सब क्यों किया? ताकि जो वैक्स की लेयर होती है, वैक्स की लेयर ये सारी निकल जाए। जब ये निकल जाएगी तब उन्होंने इसमें देखो आयोडीन डाला है। आयोडीन जो होता है वो स्टार्च के साथ रिएक्ट करके ब्लू कलर देता है। तो उन्होंने एक और फिगर बनाया हुआ है, 2 लीफ का फिगर बनाया, एक में ग्रीन कलर दिखा है, एक में ब्लू कलर। तो आयोडीन जो होता है स्टार्च के साथ रिएक्ट करके ब्लू कलर देता है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि यस इस एरिया में फूड की स्टोरेज हो रखी है। तो ये बताता है कि जो प्लांट की लीफ होती है वो फोटोसिंथेसिस से कार्बोहाइड्रेट बनाती है और कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च प्लांट में स्टोर्ड होता है। और एक्टिविटी नंबर 5.2 इसमें उन्होंने क्या किया है कि वो कह रहे हैं कि आपको चेक करना है कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है प्लांट में फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए। उन्होंने क्या किया, 2 प्लांट के पोट लिए, पहले उनको 3 दिन डार्क रूम में रखा। अब सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम हो चुका है क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। तो इन्होंने क्या किया, एक प्लांट के पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा और एक प्लांट के पास कुछ नहीं रखा। तो उन्होंने दोनों प्लांट को कवर कर दिया बेल जार के साथ। ठीक है, तो इस बेल जार में एक प्लांट और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इस बेल जार में एक प्लांट और कुछ भी नहीं है। और उन्होंने बॉटम को वैक्स लगा के सील कर दिया ताकि बाहर से कुछ भी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड ना आ सके। तो अब वो कहते हैं कि इन दोनों प्लांट को धूप में रखो थोड़ी देर के लिए। फिर वो कहते हैं कि इनको निकालो और इनकी लीफ को तोड़ो और चेक करो क्या दोनों में स्टार्च कंटेंट सेम है या नहीं। तो देखिए दोनों में स्टार्च कंटेंट सेम नहीं होगा। जहाँ पे आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अब्सॉर्ब कर लेगा, प्लांट को नहीं जाने देगा। जब प्लांट को ही नहीं कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा। फिर आप जब टेस्ट करेंगे आयोडीन वाला तो वहां पर आप देखेंगे बहुत कम ब्लू स्पॉट बने हुए हैं। अगर सेम
एक्सपेरिमेंट आप उस प्लांट के साथ करेंगे जिसके पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखा हुआ है। उसमें आप देखेंगे उसकी लीफ में जब उसकी लीफ में ब्लू कलर के स्पॉट ज़्यादा नजर आएंगे क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रखी है। तो ये दो एक्टिविटी हैं। पहली एक्टिविटी बताती है कि प्लांट स्टार्च की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, और दूसरी एक्टिविटी बताती है कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही जरूरी है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो आप इस दो एक्टिविटी को पढ़िए। अगर आपको फिर से समझ नहीं आ रहा है तो मैं फिर से अलग से इस पे वीडियो बनाऊंगा। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो ऑन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में।